हाँ भाई बोलो। Is there any questions for me regarding yesterday's class? हम्म, तो कल हमने फंडामेंटल चीजें देखी थी कि फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होते हैं। और ये सारे मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। और बाकी डेराइव्ड यूनिट का हमने कुछ लिंक लगाया था। और लिंक जो लगाया उसमें हमने शुरू किया था कि स्पेस में जितने सारी चीजें हमको दिख रही है यूनिवर्स में, तो अगर हम चीजों को, मैटर को अगर समझना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि हर एक चीज अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई भी चीज पोजीशन चेंज करता है, एक एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो अगर पोजीशन उसका चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, तो समय के हिसाब से जो चेंज होता है ना, उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। और हमने देखा कि डिस्टेंस जो होता है वो चेंज हो जाता है जब डायरेक्शन चेंज होता है। तो उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने डिस्टेंस का और एक नाम दिया और उसको बोला डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मुझको ये बताता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में उसका डिस्टेंस कितना है। और फिर हमने बोला कि अगर डिस्टेंस जो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कितना टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, मतलब एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड। और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड को पकड़ते हैं तो उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज माई वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज माई स्पीड। तो स्पीड होता है स्केलर, वेलोसिटी होता है वेक्टर। और फिर हमने डिफाइन किया था एक्सेलरेशन, कि जब वेलोसिटी चेंज होता है किसी भी चीज का। इस यहाँ से शुरू करेंगे आज। थोड़ा सा और समझना जरूरी है यहाँ पे कि कोई भी चीज जब अपना वेलोसिटी चेंज करता है, मतलब अपना स्पीड चेंज करता है, वो पहले क्या कर रहा था, वो पहले एक डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर रहा था। एक मिनट। ठीक है, सभी सुनाई दे रहा है अभी? सभी आगे। यस सर, सुनाई दे रहा है। तो हम ये बोल रहे थे कि अगर कोई भी चीज है और उसका अगर वो क्या कर रहा है कि वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है ना, तो पोजीशन जब चेंज हो रहा है, इनिशियल पोजीशन पकड़ लो यहाँ पे एक्स, जब t इक्वल टू 0 था,
जैसे हमारा समय, हमने जहां से भी, अब देखो कोई भी चीज का t इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, जब हम देख रहे हैं उस पॉइंट को, है ना, हमने जहां से कैलकुलेट करना शुरू किया, हमने जहां से देखना शुरू किया, तो वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है कि उस टाइम पे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर एक्स पोजीशन पे है, और वो समय के साथ जैसे जैसे समय बदल रहा है, वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। हाँ, तो अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम यहाँ से उसका वेलोसिटी और स्पीड निकाल सकते हैं, और हम बोलते हैं कि इसका वेलोसिटी है v इज इक्वल टू डी एस डी टी। इस समय के साथ इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब क्या है कि वेलोसिटी पकड़ लो, ये मूव कर रहा था 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जा रहा है, वाई तक पहुंचा, और इसके बाद इसने क्या किया, अपना स्पीड बदलना चेंज किया। क्या हुआ, 10 किलोमीटर पर आवर से वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे जाना शुरू कर। अब बात यहाँ पे है कि ये जो 20 किलोमीटर वाई पॉइंट तक, वाई पॉइंट तक इसका स्पीड क्या था, 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ से वाई पॉइंट से ये 20 किलोमीटर पर आवर पे मूव करना शुरू किया। अब देखो 10 किलोमीटर पर आवर से जब 20 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड आया उसको, तो कितना समय में आया, है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो इंस्टेंटेनियस, हो सकता है उस टाइम को अचीव करने में उसको 1 सेकंड का टाइम लगा हो सकता है 10 सेकंड का टाइम लगा हो। तब कितना समय में वो 10 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पे पहुंचा, तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है। पहले इसका इनिशियल वेलोसिटी था u, अभी इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया है v। तो इस चीज को किस नाम से बता डिफाइन करें, तो हमने बोला उसको एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय द टाइम, कि कितना टाइम लगा इसको इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने में। तो वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम बोलते हैं acceleration. Rate of change of velocity is called acceleration. Am I clear? Now, जब हम हमारा कोई भी चीज मूव करता है ना, तो उसमें एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मूव करता है, सिर्फ वेलोसिटी नहीं। क्या मूव करता है बताओ, पकड़ लो। सेम स्पीड में, सेम स्पीड में एक साइकिल, सेम स्पीड में एक साइकिल जाके एक वॉल पे धक्का मारता है, एक वॉल है उस पर धक्का मारता है सेम स्पीड, और उसी स्पीड में एक बड़ा सा ट्रक, एक बड़ा सा ट्रक, दोनों का स्पीड सेम है, और उसी वॉल को धक्का मारता है, कौन ज्यादा डैमेज करेगा। ट्रक। ट्रक ज्यादा डैमेज करेगा, दोनों का वेलोसिटी तो सेम था, है ना। लेकिन ट्रक धक्का मारा तो वॉल तोड़ दिया, साइकिल धक्का मारा तो साइकिल टूट गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है ना। साइकिल से ट्रक का जो मास है, वो मास यस सर। बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे से हमको ये आइडिया मिलता है कि जब कोई भी चीज मूव होता है ना, तो वो सिर्फ उसका वेलोसिटी मैटर नहीं करता है, तो क्या मैटर करता है, उसका मोमेंटम मैटर करता है। मोमेंटम, ये मोमेंटम क्या है बोलो, व्हाट इज मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि कोई भी चीज जब मूव कर रहा है ना, तो वो सिर्फ उसका मास या सिर्फ उसका वेलोसिटी नहीं, उसका वो मोमेंटम, वो एक मोमेंटम चेंज हो रहा है ना। और ये जो मोमेंटम है, इसी, ये इसको हम लिखते हैं एम यू या फिर एम भी, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन जो होगा, ए, इट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी।
इसको अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं, एम ए कर दूं, तो ये हो जाएगा मेरा एम भी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम। मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलोगे वो? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम बोलेंगे फोर्स। एफ इज इक्वल टू एम, है ना। तो न्यूटन का जो लॉ था ना, वो क्या बोल रहा है कि जो फोर्स लगता है, एक्सटर्नल फोर्स किसी भी चीज में जो लगता है, वो प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के, चेंज इन मोमेंटम। समझ में आया? और इसी से हमने डिफाइन किया कि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है एफ इज इक्वल टू एम टू ए। एम आई क्लियर? तो मोमेंटम समझ में आ गया। अब बताओ इम्पल्स क्या है। इम्पल्स क्या है? large amount of force large amount of force acted for a very small time is called impulse। क्या बोला? large amount of force acted for or acted momentarily, acted momentarily। इसका मतलब क्या हुआ, एकदम स्मॉल इम्पैक्ट, है ना। स्मॉल इम्पैक्ट पे बहुत ज्यादा फोर्स, उसको को क्या बोलते हैं हम लोग, इम्पल्स। तो एफ इंटू टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम टू, दिस इज इम्पल्स। इम्पल्स कब दिखाई देता है, पकड़ लो क्रिकेट खेल रहे हो, तो आपका बॉल आया फुल स्पीड में, है ना, और बैट से टकराया। तो यहाँ पे जो फोर्स बैट, जो बॉल पे फोर्स लगाया या फिर बॉल ने जो बैट को हिट किया, तो वो क्या है, दिस इज इम्पल्स, है ना। बहुत ज्यादा फोर्स एकदम शॉर्ट टाइम के लिए लग रहा है, ठक करके लगा, हो गया। समझ में आया? तो इम्पल्स क्या हो जाएगा, एफ इंटू टी इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? अब बताओ कि दो बॉडी है, ठीक है, दो बॉडी है, एक है M1, एक है मेरा M2। M1 जो है, M1 M2 से बहुत बहुत ज्यादा हैवी है, ठीक है। M1 M2 से बहुत ज्यादा हैवी है। अब ये M1 और M2 के बीच पे टक्कर होता है। M1 और M2 के बीच पे क्या होता है, कोलिशन होता है। कोलिशन होने से M1 M2 पे जो फोर्स लगाएगा, M1 क्या करेगी, M2 को धक्का मारेगी, तो ये एक फोर्स लगाएगा F12, और ये M2 M1 पे एक फोर्स लगाएगी F21, है ना। तो ये दो फोर्स लगेंगे। क्या मुझको बता सकते हो कि F12 ज्यादा है, होगा, या F21 ज्यादा होगा? बोलो। कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? M1 इज मच मच हेवी देन M2। कौन सा फोर्स ज्यादा होगा?
मास जिसका ज्यादा है उसका ही होगा, M1 का फोर्स ज्यादा होगा। M1 का फोर्स ज्यादा होगा बाबा। हाँ हाँ। ऐसे होगा? सोच के बताओ। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्या बोलते हैं? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? एवरी एक्शन, क्या? एवरी एक्शन देयर इज एन देयर इज एन इक्वल एंड equal रिएक्शन। and opposite, equal and रिएक्ट। opposite reaction, opposite reaction, है ना? अच्छा, एवरी एक्शन, पकड़ लो, ये मेरा M1 है, ये मेरा M2 है, तो M1 और M2 फोर्स लगा रहा है ना? F12 एंड F21। तो अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है, क्या होता है? इक्वल F12 एंड F21 क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है। तो वो बॉडी क्यों मूव करेगी भाई? ये तो फोर्स कैंसिल आउट कर देना चाहिए ना एक दूसरे को। सोच के बोलो। अगर एज पर न्यूटन थर्ड लॉ, अगर ये बोल रहा है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो F12 का ऑपोजिट में होगा F21, होगा कि नहीं होगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ सर। तो F12 अगर F21 के ऑपोजिट होगा तब तो फोर्स क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, एक दूसरे के ऑपोजिट में बैलेंस हो जाएगा। बॉडी तो मूव ही नहीं करना चाहिए फिर, है कि नहीं? अगर जो आप बाइक चला, बाइक आपके हाथ में बाइक है, और आप उस बाइक को ना खेलते लेके जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप फोर्स लगा रहे हो। या फिर कोई भी एक सामान है, एक टेबल है, तो टेबल को आप इधर से फोर्स लगा रहे हो, तो जितना फोर्स आप लगा रहे हो उसी का रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन पे उतना ही फोर्स लग रहा है। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तब तो कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। तो वो बॉडी जिसको आप मूव करना चाहते थे वो तो अपनी जगह पे रह जाएगा। वो क्यों मूव करता है बोलो? बोलो बोलो। वेरी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत आसान सा और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। क्यों यूज करता है? नहीं पता? भाई, एक्शन एंड सर एक्चुअली रिएक्शन। वो ऑपोजिट, हाँ, बोलो। हम लोग एक्शन कर रहे हैं सर, एक साइड से फोर्स दे रहे हैं, वो भी हाँ। ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन कर रहे हैं सेम फोर्स, तो वो नहीं हिलेगा। यदि उससे भी ज्यादा हम लोग फोर्स डाल देंगे, रिएक्शन से भी ज्यादा एक्शन कर देंगे, तो वो हिल जाएगा सर। एक्शन से ज्यादा रिएक्शन से ज्यादा एक्शन? अच्छा, तो न्यूटन का तुम थर्ड लॉ को गलत बोल रहे हो कि एवरी एक्शन हैज देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। आप जैसे जैसे एक्शन बढ़ाओगे रिएक्शन भी बढ़ेगा। आप इधर का फोर्स बढ़ाओ तो ये फोर्स भी बढ़ेगा, फिर बॉडी हिलेगा क्यों? भाई, एक्शन एंड रिएक्शन डज नॉट अप्लाई ऑन द सेम बॉडी। Action and reaction are on two different bodies। मतलब M1 M2 पे जो फोर्स लगा रहा है F12,
वो फोर्स किस पे लग रहा है, M2 पे लग रहा है, और M2 उसका रिएक्शन किस पे लगा रहा है, F21 M1 पे लगा रहा है। तो जब दो डिफरेंट बॉडीज पे फोर्स लग रहा है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कैसे करेगी, एक दूसरे को तभी कैंसिल आउट कर सकती थी अगर F12 M2 पे लग रहा है और F21 भी M2 पे लग रहा है। समझ में आया अब बात, ना नहीं समझ नहीं में सर, आया, नहीं नहीं समझ समझ में में आया, आया। नहीं समझ में आया। देखो, जब कभी भी आपका एक्शन होता है तो एक्शन और रिएक्शन दोनों दो डिफरेंट बॉडीज पे होते हैं। जैसे कि पकड़ लो ये एक वुडन ब्लॉक है और आप इस पे एक फोर्स लगा रहे हो, एफ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया है ना, तो आपने इस डायरेक्शन पे आपने इसको धक्का मारा, तो ये बॉडी क्या करेगी, ये बॉडी भी आपको धक्का मारेगी, सीधी बात है। एवरी एक्शन हैज देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स किस पे लग रहा है, इस बॉडी पे लग रहा है एक्शन, और रिएक्शन किस पे लग रहा है, वो आप पे लग रहा है ना। इस बॉडी को हम्म। बैलेंस होने के लिए अगर मेरा इस डायरेक्शन से एफ फोर्स लगाया मैंने, तो इस डायरेक्शन से दूसरा एफ फोर्स लगना चाहिए था, है ना। मतलब दोनों फोर्स सेम बॉडी पे लगेगा और ऑपोजिट डायरेक्शन पे होगा, तब जाके बॉडी बैलेंस पे आएगी। समझ में आया। हाँ सर। ये एक ब्लॉक अगर ये यहीं पे बैलेंस करना है, जब मैं इधर से इसको फोर्स लगा रहा हूँ एफ, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से भी अगर एफ अमाउंट ऑफ फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स, और ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन से एफ के ऑपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई करे, किसके ऊपर, उसी सेम बॉडी के ऊपर, तब जाके ये F1 F2 को क्या करेगी, कैंसिल आउट करेगी, तब बॉडी मेरा बैलेंस स्टेट पे रहेगा, है ना। लेकिन जब हाँ आप सर। एक्शन और रिएक्शन की बात करते हैं, तो एक्शन जो होता है वो एक बॉडी पे होता है और रिएक्शन किसी दूसरे बॉडी पे होता है कि नहीं। हाँ सर। तो जब एक्शन किसी पे हो रहा है, रिएक्शन किसी दूसरे पे हो रहा है, तो फिर वो कैंसिल आउट कैसे करेगी। अब क्लियर हुआ। हम्म। अब क्लियर हुआ। हाँ सर, अभी क्लियर हुआ हाँ, सर। तो बॉडी तभी बैलेंस स्टेट पे रहेगी जब उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस, बॉडी तभी बैलेंस होगी जब उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे और सम करो तो जीरो आए थे, है ना। तब जाके वो बॉडी वहां पे बैलेंस देखते हैं। अब जब आप बैलेंस देखते हो किसी भी बॉडी का, तो उस पार्टिकुलर बॉडी को ही कंसीडर करना है, और उस पार्टिकुलर बॉडी में जितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, जिधर से भी लगे, वो सारे फोर्सेस को हमको कैलकुलेट करना है ना, उसी पर्टिकुलर बॉडी पे। हम अभी इस बॉडी का बैलेंसिंग हम देख रहे हैं कि क्या ये बॉडी स्टेबल है, और मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इस पे जो फोर्स लग रहा है, ऐसा हो सकता है क्या। अब मुझ पे फोर्स लग रहा है तो क्या वेदर यू विल बी अनस्टेबल, नहीं ना। जो फोर्स जिसके ऊपर लग रहा है उसी फोर्स का कैलकुलेशन हम करेंगे उस बॉडी के साथ, है ना। समझ में आया। हाँ सर। तो एक्शन एंड रिएक्शन, रिमेंबर दिस थिंग कि एक्शन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। लिख लेते हैं, याद रहेगा। एक्शन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ऐसा नहीं है कि एक ही बॉडी पे लग रहा है, इसीलिए कैंसिल आउट नहीं होता है। और दोनों एक्शन एंड रिएक्शन क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। तो M1 चाहे बड़ा हो
और m2 छोटा हो, लेकिन जो फोर्स लगेगा ना F21, m1 जो फोर्स लगाएगा m2 पे और m2 जो फोर्स लगाएगी m1 पे, वो दोनों फोर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। अभी समझ में आया? हम्म। हाँ सर। तो ऐसा नहीं है कि इसका मास ज्यादा है और ये इस पे फोर्स लगा रहा है छोटे वाले पे, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ा वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा और छोटा वाला कम लगाएगा, ऐसा नहीं है। फोर्स दोनों बराबर ही लगाएंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन पे, एक दूसरे पे। क्लियर? अब बताओ, अगर फोर्स दोनों लगाएंगे बराबर, तो अगर पकड़ लो ये एक बड़ा सा बॉल है m1, इधर से आ रहा है, एक छोटा सा बॉल है उल्टा डायरेक्शन पे आ रहा है, और दोनों कोलाइड करते हैं, तो कोलिशन के बाद m1 जो है वो अपनी जगह पे रुक जाएगा, है ना? लेकिन m2 क्या होगा? उल्टा डायरेक्शन पे तेजी से भागेगा, भागेगा कि नहीं? हाँ सर। दो बॉल लेते हो, एक बड़ा सा बॉल है और एक छोटा बॉल है, आपने दोनों को कोलाइड कराया, तो दोनों सेम वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, तो क्या होगा कि आफ्टर कोलिशन बड़ा बॉल जो है वो हो सकता है कि अपनी जगह पे ही रुक जाए, या हो सकता है और थोड़ा सा आगे आके रुक जाए, लेकिन छोटा बॉल जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे पक्का किसी दूसरे डायरेक्शन पे एकदम फुल स्पीड में भागेगा, है ना? ऐसा क्यों? अगर दोनों तो फोर्स बराबर ही लगा रहे हैं, तो एक खड़ा हो गया और दूसरा क्यों भाग गया? बताओ बताओ। देखो, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? अब फोर्स तो कांस्टेंट है, दोनों बराबर ही लगा रहा है एक दूसरे पे। जब कोलिशन होगा तो m1 जितना फोर्स m2 पे लगाएगा, m1 जितना फोर्स m2 पे लगाएगा, m2 उतना ही फोर्स m1 पे लगाएगा, है ना? तो फोर्स दोनों का बराबर होगा, मतलब m1 a1 विल बी इक्वल टू m2 a2, होगा? दोनों का फोर्स बराबर होगा। अब जिसका मास ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा। और जिसका मास कम है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आया? तो इसका जिसका मास कम है उसका स्पीड का चेंजेस, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बहुत ज्यादा हाई होगा, और जिसका मास ज्यादा है ना उसका एक्सेलरेशन कम है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, वेलोसिटी इज लो। अब समझ में आया बात? इसीलिए जब हाँ आप, सर। अब जब धरती पे चलते हो, हम जब धरती पे चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम इस पे चलते टाइम धरती पे फोर्स लगा रहे हैं, तो धरती हमको क्या कर रही है? उतना ही फोर्स से आगे की तरफ धकेल दे रही है ना? हम पीछे तरफ धरती को धकेल रहे हैं तो धरती हमको आगे की तरफ धकेल दे रही है। तो तो क्या हो रहा है? हम आगे निकल जा रहे हैं ना, क्योंकि हमारा मास जो है वो क्या है? कम है। क्या आप धरती को पीछे धकेल पा रहे हो क्या? अगर अर्थ विल मूव बैकवर्ड, नहीं, है ना? सिमिलरली, जब आप अगर एक स्केट बोर्ड पे अगर पकड़ लो, एक ऐसा रोलर है और उसके ऊपर खड़े होके चलना की कोशिश करते हो, तो क्या होगा? धड़ाम से गिर जाओगे, है ना? क्या क्या? गिर जाओगे कि नहीं गिर जाओगे? कि हमने जैसे ही इस पे हाँ फोर्स लगाया, जैसे ही हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो इसका मास होगा बहुत कम, तो ये इसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, तो ये पीछे की तरफ ज्यादा चला जाएगा, तो हम गिर जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर ये जो रोलर है उसका वेट अगर बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत हैवी वेट, है ना? पकड़ लो, ट्रेन का डब्बा है, तो उस पे तो आप चलते हो, आप तो गिरते नहीं हो। समझ में आया बात? कि फोर्स इज इक्वल टू क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और इसीलिए हम छोटी चीज अगर रोलर है तो उस पे चलते जाते हैं तो गिर जाते हैं,
लेकिन वही पे अगर हैवी बॉल होगा, हमारे वेट से ज्यादा होगा, तो उस पे आराम से हम चल के निकल सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो आज हमने फोर्स का थोड़ा सा डेफिनेशन देखा, मोमेंटम देखा, इम्पल्स देखा। हम्म। थोड़ा लेट हो गया, लेट से चालू किए क्योंकि प्रैक्टिकल का क्लास चल रहा था आज, तो थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, तो इस चीज को हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज अभी 11 बज गया ओके। है। आप पहले डेफिनेशंस वगैरह और ये बेसिक चीजें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करो, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अभी तो समझ में आना शुरू हो गया ना, हो क्या रहा है। हाँ हाँ। तो इन चीजों को सोचो, और गहराई पे जाने की जरूरत है। जितना ज्यादा सोचोगे चीजों को लेकर, हाँ भाई फोर्स क्या हो रहा है, वर्क क्या हो रहा है, पावर क्या हो रहा है, देखो ये सब रट्टा मारने वाला चीज है नहीं। ये सारी बातें हमको समझना पड़ेगा कि हाँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यही सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हो, वही सारी चीजों का इंप्लीमेंट हो रहा है चारों तरफ, आप दुनिया में वही सारी चीजें देख पा रहे हो। तो इसी चीज को समझने की कोशिश करो, है ना। कुछ सवाल निकले तो मेरे को पूछना, कभी भी पूछ सकते हाँ हो। सर। ऐप में, चैट में, कहीं पे भी कोई भी सवाल है आप डाल सकते हो। ओके, तो आज के लिए यहाँ पर खत्म करते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। ठीक। ओके भाई, ओके, चलो ओ, बाय। सर कल कितना बजे लगे? कल मैं बताता हूँ, कल क्या आप लोगों का ना, अभी इलेक्ट्रिकल का साथ कोलाइड हो रहा है मेरा टाइमिंग, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। वो वेडनेसडे थर्सडे को इलेक्ट्रिकल का क्लास रहता है, नहीं तो फ्राइडे को लेंगे। मैं बताता हूँ, ग्रुप में दे दूंगा। ओके, ठीक है सर। सर थोड़ा जल्दी हो जाने से क्लास। हाँ हाँ क्लास ठीक है जल्दी, सर, थोड़ा जल्दी हो जाने से अच्छा था। जल्दी लेने से अच्छा है, ठीक है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ हाँ हाँ सर, आठ एट साढ़े आठ, थर्टी से या 8:30 ना। हाँ हाँ देखता हूँ मैं, ओके एट सर। थर्टी को मैनेज हाँ हाँ करता सर। हूँ। ओके ओके ठीक है।